का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है और ऐसे आरोप तमाम विपक्षी नेताओं के रहे हैं, लगते रहे हैं। कोर्ट में फटकार सुननी पड़ती है इन जांच एजेंसियों को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का ये मामला तो अमलेंदु जी बहुत ही हैरान करने वाला है कि कोर्ट ने चार्जशीट को लेने से ही मना कर दिया। कहा ये बेमतलब की चार्जशीट है, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। और फटकार लगाई ईडी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अदालत ने, समीर जी। और जो कहा राहुल रवनी कोर्ट के स्पेशल जज पीसी जो हैं विशाल गोग ने, उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ये मामला एक प्राइवेट शिकायत पर आधारित था, ना कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर पर आधारित था। ये और उन्होंने ये ईडी की शिकायत को खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा कि सेक्शन 3 के तहत परिभाषित और सेक्शन 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और उसके बाद की अभियोजन शिकायत एफआईआर या एक्ट की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। स्पष्ट आदेश है, यानी आपकी ये जो रिपोर्ट जो चार्जशीट है ये सुनवाई के योग्य है ही नहीं। आपने इसमें कानून का पालन किया ही नहीं है। आपको जो आपने चार्जशीट दाखिल की है उसमें आपको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो आपने उसका उल्लंघन किया है और आपने कानूनी प्रक्रिया का इसमें पालन ही नहीं किया। उसमें कुछ है ही नहीं, बकवास है एक तरीके से कहा जाए। जो जिस पीएमएलए एक्ट के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप उसमें चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो वहां कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये कहा कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है कि पहले एफआईआर दर्ज कराई जाती है, आपने किसी ने शिकायत कर दी और उसी के आधार पे आपने चार्जशीट फाइल कर दी। उसी पे आपने चार्जशीट फाइल कर दी। कोई भी आगे शिकायत कर देगा आप आगे चार्जशीट फाइल कर देंगे, मतलब बिना किसी पड़ताल के, ना कोई जांच, ना कोई दलील, ना कोई वकील, और आपने चार्जशीट दाखिल कर दी। फांसी भी आप ही दे देते भाई। हाँ, फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? कोर्ट जाने की फांसी भी आप ही दे देते। मोदी जी से कहते, मोदी लटका दे सीधे सीधे फांसी में, ईडी कर दे यही काम। तो ये है जो, और कोर्ट ने ये भी कहा समीर जी अपने आदेश में, मतलब राय दी उसने कि चूंकि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ईडब्ल्यूए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए आरोपियों की खूबियों के संबंध में ईडी द्वारा दिए गए तर्कों पर फैसला करना जल्दबाजी और अनुचित होगा। इसका मतलब समीर जी ईडी को पहले आभास हो गया था कि उसकी याचिका टिकेगी नहीं, चार्जशीट उसकी टिकेगी नहीं, तो इसलिए फिर ईओडब्ल्यू है उससे फिर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई थी 3 अक्टूबर को। तो ये सामने आया है। लेकिन एक चीज इसमें सवाल उठता है अमलेंदु जी, पहले सुन लेते हैं कि इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं उनका क्या कहना है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें उठता है कि क्या जो ईडी जब ये कार्रवाई करने जा रही है, वो चार्जशीट फाइल करने जा रही है, क्या उनके अधिकारियों को इतना भी नहीं पता है कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जानबूझकर किरकिरी कराने के लिए कि कोर्ट में तो किरकिरी होनी है, इसको फाइल कर देते हैं। इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया ईडी के अधिकारियों ने। लेकिन पहले सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को। लगातार वह इसकी पैरवी कर रहे हैं। सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खरगे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता, और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है।
तो यही कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि इसका कोई मतलब ही नहीं था, बेमतलब का ये केस था और वो उसकी पैरवी कर ही रहे हैं शुरू से। खैर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, लेकिन अब ये पता लग गया कि कोर्ट जो है ईडी की चार्जशीट लेने से इनकार कर रहा है। कितनी एक हास्यास्पद सी बात है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर, बड़े बड़े IRS ऑफिसर्स वहां पर रहते हैं, वो काम करते हैं, उनके नेतृत्व में ये विभाग चलता है। लेकिन जब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, जैसा विपक्ष का आरोप है कि इन जांच एजेंसियों के ऊपर जबरन सरकार के फेवर में काम करने का और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का दबाव बनाया जाता है, तो फिर इस तरह के ही मामले वहां पर आएंगे। उनका जो सक्सेस रेट है वो भी अगर देखा जाए तो किस तरह से वो जितनी मामले फाइल करते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, वो सारे मामले लगभग खारिज हो जाते हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो ट्वीट देखते हैं और कांग्रेस ने इसको सत्य की जीत बताया है। क्या कुछ लिखा है कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में? लिखा है कि सत्य की जीत हुई, मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई FIR नहीं है, जिसके बिना कोई मामला बनता ही नहीं। मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। ये सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्य में जयते। ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी कह ही रहे हैं कि पहले से ही ये पता है कि कहीं कोई इसका आधार नहीं है, बेमतलब का ये केस है। लेकिन फिर आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि ये कितना बेमतलब का केस है और इसको फाइल कर रहे हैं। अब इसमें अमलेंदु जी इतने सारे अधिकारियों को लगाया गया होगा, उनका भी समय बर्बाद किया हो गया सिर्फ इसलिए कि एक मैसेज दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार खारिज कर दिया। पर यह बड़ा सवाल है कि क्या ईडी के अधिकारियों को नहीं पता था कि ये कितना वहां पर एग्जिस्ट करेगा कोर्ट में जाएगा? तो बिल्कुल समीर जी, ईडी के अधिकारियों को भी पता होगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसलिए मैंने कहा कि चूंकि उन्हें मालूम था एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर एक जो कहा जाता है कि साहब बचाव के लिए एक तरीका जो है पैरेलल जो है कि वो फिर EOW से FIR दर्ज कराई गई दिल्ली पुलिस की। अरे भाई, अब दिल्ली पुलिस का इसमें क्या काम आ गया? जब ईडी की कार्रवाई जो है यहाँ नहीं हो पा रही, ईडी का जब केस नहीं टिक पा रहा, तो EOW का क्या किसे टिकेगा? लेकिन वो चूंकि चलता रहे मामला और मुद्दा बनाया जाता रहे, तो इसके लिए जो है इसको इस तरीके से दाखिल किया गया। और तमाम बड़े बड़े वकील जो हैं वो सब खड़े हुए सरकार की तरफ से, यानी ईडी की तरफ से। अब आपने इतना सब संसाधन झोंक दिया, आपने सरकार मतलब आखिर अगर ईडी का अफसर कोई जा रहा है और ईडी के वकील अगर बहस में जा रहे हैं समीर जी, तो इनकी तनख्वाहें कहाँ से आ रही हैं? हम टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रही हैं ना। नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ या नहीं हुआ वो तो अब मालूम पड़ गया, अदालत ने कह दिया कि साला कुछ देखने लायक है ही नहीं कुछ। इसमें सब कुछ जो है, सारा इसमें जो है ये सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ है मामला। ये कहा अदालत ने एक तरीके से कि भाई आपकी ये याचिका जो है ये आपकी मेंटेनेबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें FIR दर्ज हुई नहीं है। किसी व्यक्तिगत आदमी की शिकायत पर आपने उठा के मामला दर्ज कर लिया, FIR अभी भी दर्ज नहीं की, तो बिना FIR के आप कैसे किसी को सजा दिलाने पहुंच जाएंगे? अरे भाई, अगर कोई बिना कत्ल की FIR दर्ज हुए क्या आप किसी को फांसी दिलवा देंगे? तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, आपने उसकी FIR दर्ज नहीं की, उसमें सजा हो जाएगी। तो ये किस तरीके से कानून का दुरुपयोग, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग समीर जी, ये भी सब देखने में आ रहा है। और ये चीज और कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, यानी ये एजेंसियां अब अपने क्षेत्राधिकार से भी बाहर जा रही हैं। उधर चुनाव आयोग जा ही रहा है, अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। एक नया मामला आया है कि किस तरह से उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। वो अधिकार का दुरुपयोग क्या, वो अधिकार ही उसको नहीं है जो उसने काम किया है। और यहां देख रहे हैं कि ईडी को कह रही है कोर्ट की आप क्या कर रहे हो, या तो आपको अधिकार ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। और बिल्कुल समीर जी, अब लगता ये है कि अब एक याचिका ये भी जानी चाहिए, मुझे लगता है लोग जाएंगे भी, कि ये इतने जिस तरीके के मामले हैं जिसमें ईडी को इस तरह की मुंह की खानी पड़ रही है और केस उसके पास हो रहे हैं, जिन जिन अधिकारियों ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और इस विभाग के जो मंत्री हैं उनकी तनख्वाहों से वसूली की जाए इस पर जितना खर्च हुआ है,
ये भी एक होना चाहिए, तभी इस तरीके के जो अपराध हैं इन एजेंसियों के ये रुकेंगे। ये अपराध ही है समीर जी कि आप जनता के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए। कोर्ट का भी समय और कोर्ट का भी समय। अब समीर जी, एक अदालत जो है ये जिस मसले को सुन रही है, अगर ये मसला नहीं होता तो कोई दूसरा वहाँ सुना जा रहा होता ना मुकदमा, तो आप इतना समय कोर्ट का बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे आप कितना नुकसान आम जनता का भी कर रहे हैं। तो ये जो इस सरकार ने, खासतौर से मोदी जी की सरकार जो है, इसने जिस तरीके से ये षड्यंत्र रच के और अपने विरोधियों को प्रताड़ित करना, इस तरीके के जो काम किए हैं, इसके खिलाफ अब लोगों को अदालतों का भी मुख करना चाहिए। ये बिल्कुल, और एक बड़ी, एक तरह से बड़ा झटका दिया है इन जांच एजेंसियों को और इसके बहाने सरकार को कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक दुर्भावना से काम नहीं होता है। पता नहीं सरकार को समझ में आएगा, इन जांच एजेंसियों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फटकार तो न जाने कितनी बार लग चुकी है अमलेंदु जी। चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, लेकिन इन जांच एजेंसियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि ऐसा लगा था कि अब शायद कुछ सुधार हो, लेकिन जिस तरह से ये नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसको जबरन अदालत में ले जाने और इसको लंबा खींचने की कोशिश की गई और अदालत ने उसको खारिज कर दिया। वो अब दिखा रहा है कि क्या जांच एजेंसियों के ऊपर किसका दबाव है और क्यों ये दबाव है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और यही लिखा है कि आखिर पता लग गया कि सरकार, ये जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में क्या कर रही हैं, और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि यहां पर विरोधी पार्टियों को परेशान करने के लिए वो जनता के टैक्स पेयर्स का इतना संसाधन नष्ट कर रही हैं। लिखती हैं सुप्रिया श्रीनेत कि आज सत्य की जीत हुई है। पिछले 10 साल से श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ मोदी सरकार की बदले की राजनीति और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई आज पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से प्रेरित बताया है। ये वही बात इन्होंने भी कहा है अमलेंदु जी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्वीट में कहा है। तो कुल मिलाकर ये मसला ये है कि इन जांच एजेंसियां बार बार बेनकाब हो रही हैं, लेकिन बार बार उसी तरह के काम कर रही हैं। इनकी कार्यशैली में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। पर इस मामले में अभी हालांकि ये पड़ताल की जाएगी, सरकार की फटकार इनको भी लगेगी कि आप कैसा केस बनाकर ले गए कि उसको अदालत ने देखने से ही मना कर दिया। पर यह भी सवाल उठता है कि किन लोगों ने इस केस को बनाया था और उनको क्या पता नहीं था कि अदालत में जाते ही ये बाहर आ जाएगा, यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे। बिल्कुल समीर जी, ये इस पे ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपको वास्तव में आपकी जांच कर रहे थे और आपकी जांच किसी निष्कर्ष पे अगर पहुंच रही थी, तो फिर आपको उस पर पूरे तरीके से काम करना चाहिए था। आपको इस तरीके से मुंह की वहाँ नहीं खानी चाहिए थी जिस तरीके की आपने अदालत में जाकर मुंह की खाई है। और तमाम ईडी के केसेस जो है समीर जी, उसमें ये बुरी तरीके से मुंह की खा रही है ईडी, और इस तरीके के मामले बहुत से सारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल इसको ये जिस तरीके से अदालत ने आदेश दिया और साफ तौर पर यह कहा कि ये किसी भी तरीके से सुनने योग्य है ही नहीं। एक तरीके से ये कहा कि ये सारा का सारा मामला जो है पूरी तरीके से एकदम बकवास है और इस स्टेज पर आपकी इसी चार्जशीट का कोई संज्ञान नहीं लिया सकता। अब सूत्र वाले जो मीडिया है समीर जी, वो सब बैठ गया है। जोशी जी के यहाँ से आ गया होगा ट्वीट, तो अब जो हाँ बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि ईडी ने कहा है कि जांच जारी रहेगी। अरे तुम्हारा मुकदमा ही खारिज हो गया तो जांच का कब जारी रहेगी? अदालत कह रही है चार्जशीट तो जांच के बाद ही फाइल की जाती है। फिर बताइए कि ये तकनीकी आधार पर था वो खारिज हुआ है। अब अमलेंदु जी उसी कोर्ट में जब ये फिर लेकर जाएंगे तब फिर कोर्ट की फटकार सुनने लायक होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सूत्र वाला मीडिया जो है ये फिर ईडी की जो है बेइज्जती करवाएगा। भाई वहां जाके बेइज्जती जो है वो अमित शाह की तो होती नहीं है, मोदी जी की तो होती नहीं है। बेइज्जती जो होती है वो इस ईडी की होती है जो जाती है ये लेकर। एडवोकेट डॉक्टर नरेश कुमार हैं और उनका कहना है कि कोर्ट ने, मतलब इस मामले में उपस्थित थे वो, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आज निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं ला सकता, और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई शिकायत को मान्य घोषित कर दिया गया है और इसी वजह से सच्चाई सामने आ गई है। कई तर्क में उन तर्कों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वह किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दायर की गई झूठी मनगढ़ंत शिकायत के बारे में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की बात नहीं सुनेगा। हम लोग सुन भी सकते हैं समीर जी। बिल्कुल सुनते हैं। वो डॉक्टर नरेश कुमार एडवोकेट हैं, वो वहां पर मौजूद थे उस समय जब कोर्ट ने ये फैसला दिया और ये फटकार लगाई ईडी को कि वो बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी एफआईआर के किसी एक प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत के आधार पर चार्जशीट फाइल कर रही है। क्या कर रही है ईडी? सुनते हैं डॉक्टर नरेश कुमार को।
देखिए, निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता, और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है, और इसके लिए ढोल की पोल खुली है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, कोर्ट ने अपनी जो ऑरल जो प्रोनाउंसमेंट था उसमें कहा कि सीबीआई ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं करा, इस वजह से ईडी को जो है कंप्लेंट के आधार पर अपना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना पड़ा। क्या बात थी सर जो जज साहब ने बोली? देखिए, बहुत सारी दलीलें होती हैं, मैं दलीलों पे नहीं जाऊंगा, पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक झूठी मनगढ़ंत एक कंप्लेंट की गई थी एक प्राइवेट आदमी के द्वारा, कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, कोर्ट किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं सुनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सर, अभी क्या जांच का जो दायरा है या जो स्कोप है ईडी के लिए कोर्ट ने खुला रखा है? आज के दिन की बात मैं यही कहना चाहता हूं कि न्याय मिला है, और इस न्याय के ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि आज भी देश में न्याय जिंदा है। तो ये किस तरीके से दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसको देखने से ही मना कर दिया और कहा यह बकवास है, इस तरह की आप चार्जशीट बेबुनियाद आरोपों पर बनाकर ले आए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सारे आरोप निराधार हैं, किसी मतलब के नहीं है, आप इनको ले जाइए। तो ये एक बड़ी एक तरह से फटकार लगाई है ईडी को, और किस तरह यह भी पता लगा है कि अपने राजनीतिक विरोधियों, सरकार के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किस तरीके से ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी दी है और यही कहा है कि यह साफ पता लग रहा है कि सरकार इन जांच एजेंसियों का अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने में किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। इन द नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस सत्यमेव जयते, आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी, और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे, माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को खुद, आज मोदी का अहम पराजित हुआ है, सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है, सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आई अभिषेक मनु सिंघवी की, जो इस मामले की लगातार कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को एक बार फिर सुनेंगे। उन्होंने कहा कि ये बेमतलब का तो मामला था ही, इसको तो कोर्ट में इस तरह से खारिज होना ही था। सवाल ये उठता है कि ईडी इस तरह के मामले लेकर कोर्ट में जा क्यों रही है। और मुझे लगता है अमलेंदु जी कि अब अदालतों को भी सख्त होना होगा इन जांच एजेंसियों पर, किस तरह से वाहियात मामलों को लेकर अदालत का भी समय बर्बाद करती हैं और मीडिया को भी बेमतलब की एक हेडलाइन देती हैं कि अपने विरोधियों के खिलाफ सरकार क्या कुछ कर रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इस पर रोक लग सकती है अगर अदालतें सख्त हो जाएं और आदेश आने लग जाएं कि जिन अधिकारियों ने ये मुकदमा चलाने की या ये चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी, उनकी तनख्वाहों से जो है सारा खर्चा काटा जाएगा, एक ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, वसूली हो जाए किसी एक अधिकारी से, बस ये समझ में आ जाएगा तुरंत कि क्या चल रहा है, तो ईडी भी ठीक हो जाएगी और सरकार भी ठीक हो जाएगी। तो अदालतों को भी थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये अदालतों का समय बर्बाद नहीं होता समीर जी, ये अदालतों के ऊपर जो दोषारोपण होता है कि साहब वहाँ इतने मामले अटके हुए हैं, इतने मामले लंबित हैं, अरे होंगे भाई जब ये सारा समय, तो ये आगे घेर लेते हैं फर्जी मुकदमे जो हैं सरकार। अब मामलों को देखना तो पड़ेगा ही ऐसे, और इसी तरीके से फिर खारिज। अब ये बहुत ऐतिहासिक फैसला इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि किस तरह से जांच एजेंसियों की जो कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी है अदालत की। बिल्कुल, जांच एजेंसियों में बहुत सख्त टिप्पणी, और ये कह देना अदालत का कि भाई ये सब बकवास है और ये मेंटेबल नहीं है। आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत पे आपने उठा के चार्जशीट दाखिल कर दी और एफआईआर आपने आज तक दाखिल नहीं की। भाई मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप कह रहे हैं कि हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी ना, वो पैसा कहीं होगा, आपने बरामद किया। और जबकि इस तरीके के कई केसेस में पहले ही आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि अगर कोई मामला, कोई पैसा बरामदगी नहीं हुई है तो पीएमएलए एक्ट नहीं होगा। छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला था उसमें पूरा केस ही खाली इसलिए हो गया कि भाई इसमें पैसा कहाँ से किधर ट्रांसफर हुआ, बताओ ना।
किसने किसको दिया, बरामद किया आपने? एक पैसा बरामद नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के केस में भी यही हुआ कि साहब वो 100 करोड़ रुपया आना था। अरे आना तो 2G घोटाले में भी था, कई हजार करोड़ रुपया, कहाँ गया वो? बिल्कुल हलफनामा देकर माफी मांगी उस विनोद राय ने। तो ये तो इस तरीके से, तो जैसे उस विनोद राय ने हलफनामा देकर माफी मांगी, इसी तरीके से ये अमित शाह या राजनाथ सिंह या जो भी रहे हो जिन्होंने ये मुकदमा आगे चलाने की अनुमति दी, उनको भी अगर इसी तरीके से किया है, मुझे लगता है कांग्रेस जाए अदालत में और कहे कि ये जिन अधिकारियों ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी और जिन मंत्री से ये इनको मिला उनके खिलाफ जो अब कांग्रेस जाए अदालत की, इनकी तनख्वाहों से वसूली की जाए, ठीक हो जाएगा सब। जी बिल्कुल, और यही कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है, अदालत में जाकर ये खारिज हो जाएगा, और आखिरकार वही हुआ, अदालत में पहुंच भी नहीं पाया ठीक से। इसको तो यही कहेंगे। सुनते एक बार अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, किस तरह से, कि इसको तो शुरुआत से ही इस मामले में कोई दमखम नहीं था। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता, और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है, और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। आई विल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश। तो यह है कि कोर्ट कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेती है। कई बार तो कोर्ट खुद से संज्ञान लेती है अगर कोई गंभीर मामला होता है। यहां ईडी जैसी जांच एजेंसी लेकर जा रही है कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया और कहा कि हम इसका संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं। संज्ञान लेने लायक भी यह मामला नहीं है। अमलेंदु जी, ये कितनी बड़ी बेइज्जती है जांच एजेंसी ईडी, इतनी बड़ी एजेंसी है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी इसमें होते हैं और ईडी का जो बहुत वरिष्ठ ऑफिसर्स इसमें डिप्यूट होते हैं। कितना बड़ा विभाग है सरकार का, लेकिन वहां उसको किस तरीके से बेइज्जती सहनी पड़ रही है कोर्ट में। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि आपको ये पता भी नहीं है कि प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से मामला लाया जाता है, और क्या किसके ऊपर कोई ये कह देगा कि आप आरोप लगा दिया तो आप उसके खिलाफ चार्जशीट लेते आएंगे, इसलिए कि वो सरकार की विरोधी पार्टी का व्यक्ति। हाँ बिल्कुल, सरकार का जो विरोधी व्यक्ति का पार्टी है या सरकार के विरोध में है या आप उसे अपने साथ लाना चाहते हैं। अब जिस तरीके से प्रयास चल रहा है कि साहब वो हेमंत सोरेन जो है आ जाएं एनडीए में, और उसके लिए पूरे एली जोशी का जोर लगाया हुआ है ये अरविंद केजरीवाल को लाने के लिए। खैर अरविंद केजरीवाल एनडीए में तो शामिल नहीं है, लेकिन एनडीए में ही है वो, मतलब बीजेपी के लिए ही काम करते रहते हैं, इस तरह का आरोप लगता रहता है। बहरहाल, लेकिन जितना परेशान अरविंद केजरीवाल को भी किया गया सिर्फ इसीलिए कि वो एनडीए में आ जाए, इसके लिए तो ये अब जिस तरीके से किया गया, तो अब इनका एक तरीके से देखा जाए तो इनका दिन जो है वो मतलब इस तरीके के केसेस के वो पूरे हो रहे हैं। और एक तगड़ा जो आप कह सकते हैं कि वो सेटबैक ईडी और बीजेपी दोनों को लगा है। एडवोकेट शौरवीर सिंह वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत तगड़ा सेटबैक लगा है, उनको भी हम लोग जी बिल्कुल, इसको लेकर बीजेपी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में, सरकार के कहने पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई कर रही हैं, जांच कर रही हैं, गिरफ्तारी कर रही हैं। और यहां तो अब पता लग गया कि उस मामले में कोई दम नहीं है, लेकिन ईडी चार्जशीट लेकर पहुंच रही है कोर्ट के पास। सुनते हैं शौरवीर सिंह एडवोकेट हैं, वो भी उस समय मौजूद थे कोर्ट में, क्या कुछ हुआ वो बता रहे हैं। जी, जज साहब ने कहा कि जिस तरीके से ईडी को मिसयूज करके भाजपा के लोग उसको ऐसा टूल बनाया, वो भी सिर्फ विपक्षियों के लिए, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत जज साहब ने कहा कि ये इलीगल माना गया है कि किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट
के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते। तो इसीलिए जज साहब ने कॉग्निजेंस नहीं लिया और फर्दर ईडी को ऑर्डर्स किए हैं कि ईडी अकेले ही क्यों इस केस पे इन्होंने कार्रवाई की, सीबीआई और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने इस पर कोई एफआईआर नहीं की, तो ये बेबुनियाद और बेसलेस माना गया। इस वजह से कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और ईडी को फर्दर आदेश किए हैं कि 16 जनवरी की अगली तारीख पे अगर आप कोई सबमिशंस करना चाहते हैं तो आप करें। और ईओडब्ल्यू के केस में इंफॉर्मेशन अलाउ किया और इसमें कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। तो फ्रेश जो एफआईआर ईओडब्ल्यू ने की है, इस चार्जशीट के मद्देनजर या के संदर्भ में उस पर कोई भी उसका संज्ञान लेने से भी मना कर दिया कि ये प्रीमेच्योर स्टेज होगा, अगर उसके बारे में कुछ कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना ट्रायल के अगर हम किसी चीज को एडवांस, तो वो टोटली पॉलिटिकल हो जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल केस के तहत इसको देखा गया और प्राइवेट कंप्लेनेंट को इलीगल माना गया अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कि इस पर केस में मतलब इस केस में कोई दम ही नहीं बचा। इट वॉज टोटली बेसलेस। तो ये टोटली बेसलेस है और ये कह रहे हैं कि इसको एक पॉलिटिकल केस की तरह कोर्ट ने लिया अमलेंदु जी कि ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये मामला कोर्ट में लाया जा रहा है, इसलिए इसको देखने से भी मना कर दिया। हालांकि जो ये उसका वजह ये बताई कि इस पे ना तो कोई एफआईआर है ना कुछ है प्रॉपर, यानी शिकायत उसकी नहीं है जो वैध तरीका होता है शिकायत का। किसी व्यक्ति ने शिकायत की और आप चार्जशीट लेकर आ गए, कितनी हास्यास्पद सी बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन जांच एजेंसियों को यह सब करना क्यों पड़ रहा है। अपने आप तो ये नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग वहां पर होते हैं, कानून के जानकार होते हैं और कम से कम जो पीएमएलए एक्ट जैसी कानूनी जानकारी तो उनके पास होती ही है। वो इस तरह से इतना कमजोर केस लेकर कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। आखिर ये दबाव उनके ऊपर किसका है, किस दबाव में उनको ये काम करना पड़ रहा है, बड़ा सवाल है। या फिर ईडी में कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने दबाव है राजनीतिक, अपने विरोधियों, सरकार के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के, कि जानबूझकर वो ऐसे मामले ले जा रहे हैं कि कोर्ट में सरकार की किरकिरी हो, ईडी की किरकिरी हो रही है। इसका मतलब सरकार की किरकिरी। बिल्कुल समीर जी, इसका मतलब समीर जी साफ है, जैसा आपने भी कहा कि ईडी के ऊपर अपने पॉलिटिकल बॉसेस के दबाव इतने अधिक हैं कि कुछ ना कुछ करो। अब जैसा राहुल गांधी गए थे चुनाव जीतने के बाद, केरल गए थे और वहां से उन्होंने आधी रात में ट्वीट किया कि मुझे ईडी के सोर्सेस से पता चला है कि ये कल मुझको गिरफ्तार करेंगे, और उसके बाद हड़कंप मच गया एकदम बुरी तरीके से और फिर वो वापस लेना पड़ा। तो यानी कहीं ना कुछ था। राहुल गांधी को रात में किसी ने सिस्टम से बताया। इसी तरीके से कहा भी था राहुल गांधी ने कि मुझे सिस्टम में लोग बताते हैं, चुनाव आयोग की जी तमाम जानकारियां हैं, कहां से मिल रही हैं? चुनाव आयोग का साफ तौर पर चुनाव आयोग जो वैध तरीका है उस तरीके से तो कुछ बता नहीं रहा है, कोई सूचना दे नहीं रहा है, कोई सूचना नहीं दे रहा है। और चुनाव आयोग के अंदर तक की चीजें सब निकल के आ जा रही हैं, यहाँ तक आ जा रही हैं कि साहब व्हाट्सएप पे ही एसआईआर जो था वो अप्रूव हो गया। इतना बड़ा काम आप देश भर में कराने जा रहे हैं और आपने व्हाट्सएप पे ही उसको सैंक्शन कर दिया और अधूरा जो था उस पर आदेश पारित मतलब आपने जारी कर दिया और आज तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। अधूरा वाक्य क्यों है उस आदेश में? कोई स्पष्टीकरण नहीं, सेमी कॉलम के बाद वाक्य गायब क्यों है? क्या आप कहना चाहते थे? वो पूरी तरीके से एक तरीके से गायब है। तो ये सब देखने में आया। तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर राहुल गांधी के और कांग्रेस के लोग जो है वो आकर सब सूचनाएं दे रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि भाई इतना ज़्यादा बीजेपी की तरफ से कांग्रेस सीधे सीधे मोदी शाह की बात कर रही है, इनका दबाव है कि इनकी तरफ से सीधा दबाव पड़ रहा है और इसलिए ये फर्जी मुकदमे जो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ रही है, ये समझ में आ रहा है समीर जी। जी बिल्कुल। किस तरीके से आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की उसको संज्ञान लेने से ही, देखने से ही मना कर दिया और एक बड़ा झटका लगा है प्रवर्तन निदेशालय को, क्योंकि ये मामला लगातार पिछले काफी समय से खींचता चला जा रहा है। कई मामले दर्ज हो रहे हैं और उसको एक के बाद एक उसमें मामले में कई बार पूछताछ भी हुई है। और जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं कि इस मामले में कोई दम नहीं है, बेमतलब खोखला बिल्कुल मामला है, लेकिन इसको खींचने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता में यह संदेश दिया जा सके कि कैसे विपक्षी पार्टियों के नेता, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जबकि इसमें कोई मामला बनता नहीं है। पर आज बहुत बड़ा झटका है ये ईडी को और निश्चित तौर पर अगर आरोप लग रहे हैं कि ईडी सरकार के दबाव में काम कर रही है तो सरकार को भी बड़ा झटका है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। कम से कम कुछ तो ऐसा करे कि चीज़ें छिपी रहें। इतना खुलेआम राजनीतिक विद्वेष से अगर काम कर रही है तो फिर ये बात छिपी रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन यह मामला तो बहुत ही गंभीर है कि कोर्ट ने उसको चार्जशीट को देखने से ही मना कर दिया।
कि ये बिल्कुल बेमतलब है, बेदम है, इस तरह की चार्जशीट को कोर्ट में लाने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा झटका तो है, लेकिन समझ में कितना आएगा ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस पार्टी ने इसको सत्य की जीत बताया है। कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है कि खुशी होगी। और एक बार संसद की कार्यवाही भी चल रही है, उसको भी हम आपको बताएंगे वहाँ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मसला ये बड़ा है अमलेदु जी, कोर्ट की ये फटकार जो है बड़ी गंभीर है। बिल्कुल समीर जी, कोर्ट की ये फटकार बहुत बड़ी है और एक तरीके से देखा जाए कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगी है ईडी को, और बैक फुट पर बीजेपी और ईडी जो है वो सब नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये मामला अमलेदु जी अब चल रहा, अब संसद चल रही है, निश्चित तौर पे उसमें भी उठेगा, कई बार उठ चुका है कि कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एक बार रुक करते हैं लोकसभा का, क्या कुछ वहाँ चल रहा है। दिया जाता था, आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना, इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी एक शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है। और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी, और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके माननीय सदस्य, सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं किसी भी माननीय सदस्य को बीच में नहीं रोकना चाहता, लेकिन सदन नियमों प्रक्रिया से चलता है, नहीं तो फिर माननीय सदस्य सदन के बाहर कहेंगे कि हमें माननीय अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया। सदन
नियम प्रक्रियाओं से चलता है और नियम 72 सब माननीय सदस्यों ने पढ़ रखा है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन नियम 72 के अंतर्गत विषयों पर ही अपनी बात को फोकस रखें। जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो आप अपनी विस्तृत चर्चा उस विषय पर कर सकते हैं। श्री शौकत राय जी। Sir, under Rule 72(1), I oppose. तो ये अमलेंदु जी लोकसभा में आज पेश किया गया है जो मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और वो यूपीए सरकार लेकर आई थी। पूरी दुनिया में उस कार्यक्रम की चर्चा हुई थी और उसकी प्रशंसा की गई थी। आज उसको पहले तो ये हुआ कि उससे महात्मा गांधी का नाम निकाल दिया जाए और अब उस योजना को ही बदलकर ऐसी योजना उसको बनाई जा रही है कि जिसमें जो केंद्र का की जिम्मेदारी होगी वो केवल 60% रहेगी। अभी तक 90% रहती है और कहीं कहीं कुछ राज्यों में पूरी तरह से वो जिम्मेदारी केंद्र की होती है, लेकिन अब उसको कम किया जा रहा है। उसी पर प्रियंका गांधी बोल रही थी और सबसे बड़ी आपत्ति लोगों को ये है कि आखिर महात्मा गांधी का नाम बदलने की इतनी हड़बड़ी और इतनी, प्रियंका गांधी की भाषा में कहें तो सीधे कह रही कि सनक। ये सनक क्यों सवार है सरकार को? और सनक ये भी सवाल है कि एक महात्मा गांधी का भी पोस्टर नहीं दिखाया जा सकता अंदर। मतलब बीजेपी के मंत्री जो है मोदी जी की कब्र खोदने की बात करते रहेंगे, वहां खोदते रहेंगे जी, वो सही है। वो आप उसको उसमें संसद की कार्रवाई में भी ले लेंगे। लेकिन एक चीज है, स्पीकर ओम बिरला जी ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सदन नियमों से चलता है। सदन नियमों से चलता है, ये बात पहले नहीं मालूम थी देश को। ये 70 सालों में पहली बार इस देश को मालूम पड़ा कि बिरला जी ने बताया कि सदन जो है वो नियमों से चलता है, वरना अब तक तो ऐसे ही चल रहा था, यही मालूम पड़ता है। लेकिन उन्होंने बताया है कि सदन जो है नियमों से चलता है, तो वो नियमों से चल रहा है, बताया बिरला जी ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समीर जी, जो सनक जो है और जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी की, वो चाहे ईडी के जरिए हो, चाहे वो उनके प्रवक्ताओं के जरिए, वो किस मतलब कहा जाए, सनक जो है वो पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। सनक वही होती है ना कि पागलपन की हद तक पहुंच जाए, तो वो चीजें सामने आने लगी। आज दो झटके एक तरीके से देखा जाए तो लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को जी। तो उस पर भी हम बात करते हैं। अभी इसी मुद्दे पर अब पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। खुल गई राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडीज केस ऑन नेशनल हेरल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। ये साजिश क्या थी, ये साजिश क्यों थी, ये साजिश किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को हतोत्साहित, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। ये साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। ये साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने का दायित्व इस देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है और विपक्ष, खास तौर पे राहुल गांधी, उस दायित्व को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। यही दिक्कत है गैंग्स ऑफ गांधीनगर में। इनके जहन में अगर कुछ दिक्कत है तो वो यही है। ये साजिश पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान
बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं, ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो यह आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब? अरे साहब, ये मुद्दे हैं, वोट चोरी मुद्दा है, जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, यह मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई, स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं, फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो। क्यों नहीं उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब आपके सामने जो हुआ, तथ्य आपके सामने हैं। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता, सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है। मोहम्मद जी और मेरी जरूरत ही नहीं आपको, आप खुद समझते हैं। फिर भी मैं मोहम्मद जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आपको संक्षिप्त में कानूनी पहलू भी समझाएं।
तो ये किस तरीके से जो कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में फटकार लगाई है जबरदस्त, उस पर पवन खेड़ा कह रहे थे। और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि पूरी सरकार को भी दोषी नहीं ठहरा रहा है, सरकार तो यहां केवल 2 ही लोग चला रहे हैं, बाकायदा वो नाम लेकर इस बात को कहते हैं। लेकिन अमलेंदु जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर ये ईडी इस मामले को ले गई कोर्ट में, जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी फटकार सुननी पड़ी। और वही कह रहे हैं पवन खेड़ा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो प्रधानमंत्री के ऊपर कितने आरोप लगाते हैं, कराइए आप उनकी भी जांच। बिल्कुल, अब कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, आप जांच कराइए, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जांच कराइए, मांग करते हैं वो जाने कौन कौन से एपिस्टीन फाइल और क्या क्या कह रहे हैं। और बार बार जो है वो करते हैं। हालांकि एक बार तो उनका ट्वीट भी डिलीट हो गया, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी कर ली थी कि उसका उनका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। अब करवा दिया गया कि हो गया कि कर दिया, वो तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन उन्होंने आरोप तो बहुत गंभीर लगाया और पवन खेड़ा यही कह रहे हैं कि भाई अगर सुब्रमण्यम स्वामी इतने गंभीर आदमी है, उनकी किसी भी बात पर जो है आप जांच कराने लग जाएं तो कराइए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो तो उनके चरित्र को लेकर बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और इधर मनरेगा में से जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है अमलेंदु जी, उस बिल को पेश किया गया है लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में उस बिल पर गांधी जी का नाम हटाने को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा है। एक बार चलते हैं लोकसभा, क्या कुछ हो रहा है देखते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने न ये खड़े होने की आदत है इनकी। अब मेरा मानना है कि सभी दल के लोगों का 1-1 मिनट में विचार आ जाए, ठीक है ना। कोई दल वक्त में भी हमने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद माननीय मंत्री जी भी बहुत तेजी से आज तो संक्षिप्त में बोलेंगे, फिर तो लंबा बोलेंगे बाद में, तो पर बोलेंगे अभी भी। वेणुगोपाल जी